लगा दें इसको। आज हमने कार्डियक टैम्पोनेट पढ़ना है, फिर उसके बाद आपका एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा एट्रियल फिब्रिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। ये आप लोग अपनी सर्जरी में भी जाकर पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मेडिसिन में भी इसका सवाल कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेडिसिन में भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो मेन टॉपिक है वो सर्जरी का है। सर्जरी में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको लीथल जो है 6 है उनमें ये मिलेगा कार्डियक टैम्पोनेट। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिवियर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये आपको होता है। और पेशेंट की सडन डेथ भी इससे हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। तो कार्डियक टेम्पोनेट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें पेरिकार्डियल एफ्यूजन एक्चुअली जो है ना वो डेवलप हो जाता है। अब पेरिकार्डियल एफ्यूजन की बात करें तो वो इसमें है क्या एक्चुअली देखें। आप सबको पता है जो हार्ट होता है उसके अराउंड एक सैक होता है जिसे हम पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। उस सैक में जो है नॉर्मली कोई ब्लड या कोई फ्लूइड आपको देखने को नहीं मिलता। वो एज अ कुशनिंग के तौर पे जो है ना वो हार्ट पे काम कर रहा होता है। लेकिन अगर उस पेरिकार्डियल सैक में ब्लड एकमुलेट होना शुरू हो जाए या फ्लूइड एकमुलेट होना शुरू हो जाए, खास तौर पे फ्लूइड एकमुलेशन को पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड की एकमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बड़े सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब ये फ्लूइड की एकमुलेशन कैसे होती है? ये किसी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ये ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमास की वजह से, रोड साइड एक्सीडेंट्स की वजह से, जो आपकी रिब केज है उसके डैमेज होने की वजह से। तो देर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट, लेकिन जो उसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज है वो है ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा। ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से। और भी इसकी डिफरेंट काजेज हैं जिसमें नियोप्लेस्टिक काजेज हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई जो है ना यूरीमिया हो गया है पेशेंट को, कोई ये सारी की सारी इसकी सेकेंडरी। लेकिन अगर आपसे कोई मोस्ट कॉमन कॉज इसकी पूछता है कार्डिक टेम्पोनेट की, तो दैट इज ट्रॉमा। वो चेस्ट ट्रॉमा है, वो किसी वजह से भी हो सकता है, बुलेट फायर की वजह से, किसी ने कोई जो है आप समझ लें कि नाइफ की वजह से उस पेशेंट को जो है ना ट्रॉमा हुआ है, या उसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, रिब केज ब्रोकन हुई है, या उसका ऑपरेट किया गया था, वो ऑपरेट सही तरह से नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे उसकी जो है ना वो कंडीशंस हैं, और ये एक टोटल इमरजेंसी कंडीशन है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल या सब एक्यूट नहीं, इमरजेंसी कंडीशन है। पेशेंट फौरी तौर पे इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, क्योंकि हार्ट की जो कैविटी होती है उसके इर्द गिर्द ब्लड जो है ना वो फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा गौर से समझना है, क्योंकि फ्लूइड आप, क्योंकि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको तभी समझ आएगी जब आप इस पॉइंट को गौर से समझेंगे जो मैं आपको भी समझाने वाला हूं। ठीक है, अच्छा देखिए मेरी एक बात सुने। इसका सिनेरियो पिक करना तो बड़ा आसान है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, लेकिन आपको ये पॉइंट समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि अगर आप लोगों ने इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को समझना है तो हम लोग ज़रा इसको थोड़ा सा, मैं इसके इर्द गिर्द दो डब्बू बनाता हूँ। ये मैंने हार्ट के 4 चैम्बर बनाए हैं और मैंने इसके गिर्द गिर्द एक डब्बू बना दिया। अब बड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ ये समझ आ गया तो आप लोगों के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होती है। देखें, अब क्या होता है कि जब आपकी पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो वो फ्लूइड क्या करता है, वो एक प्रेशर क्रिएट कर देता है आपके वेंट्रिकल्स के ऊपर, खास तौर पे वेंट्रिकल्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एट्रियल रीजन में पेरिकार्डियल स्पेस इतनी कवर नहीं करती जितना वेंट्रिकुलर रीजन को उसने ओपनली कवर किया हुआ होता है। तो खास तौर पे आपकी जो वेंट्रिकुलर रीजन है उस पर बड़ा जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है। नॉर्म सब पे होता है, ऑलमोस्ट एट्रिया पे भी होता है, लेकिन हम ज्यादा वेंट्रिकल्स को डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हमारा सारा का सारा काम इस वक्त वेंट्रिकल्स के साथ ही है। तो जब एक फ्लूइड अकमुलेशन हो जाएगी इस पूरी स्पेस के अंदर, तो वो क्या करेंगे, ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, ये फोर्स पुट करेगा। ये फोर्स पुट करेगा, किस पे पुट करेगा? वेंट्रिकल्स के ऊपर, वेंट्रिकल्स के ऊपर। तो मुझे एक बात बताएं, खुद जरा आप मुझे बताएं, क्या वेंट्रिकल्स की एक्सपेंशन हो पाएगी? क्या नॉर्मली वेंट्रिकल्स की एक्सपेंशन हो पाएगी जैसे वो पहले एक्सपैंड कर रहे थे?
जिस तरह से वो पहले एक्सपैंड कर रहे थे, क्या वो एक्सपैंड कर पाएंगे? क्या वेंट्रिकल की एक्सपेंशन हो पाएगी? एक्सपेंशन नहीं होगी। और अगर एक्सपेंशन नहीं होगी तो एक्सपेंशन के ना होने की वजह से क्या वेंट्रिकल की प्रॉपर फिलिंग हो पाएगी? क्या वेंट्रिकल की प्रॉपर फिलिंग हो पाएगी? नहीं, प्रॉपर फिलिंग भी वेंट्रिकल्स की नहीं होगी। ठीक है, और जब प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी तो क्या मुझे बताएं ब्लड बॉडी में ट्रांसफर हो पाएगा प्रॉपर? आपकी बॉडी की तरफ, बॉडी में ब्लड जो है वो एओर्टा के जरिए जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस हो रहा है? नहीं, ये रैपिडली हुआ है, एक्यूट हुआ है, रैपिडली हुआ है, फौरी तौर पे हुआ है। आपकी जो पेरिकार्डियल स्पेस थी उसमें फ्लूइड भर गया, उस फ्लूइड ने आपके हार्ट को पुश किया। हार्ट को पुश करने की वजह से वेंट्रिकल एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। जब वेंट्रिकल एक्सपैंड नहीं करेंगे, प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी। जब प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी तो आपकी ब्लड सप्लाई पूरी की पूरी मुतासर हो जाएगी। ब्लड सप्लाई जो आपकी बॉडी की तरफ जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब ये सारा का सारा जो पेरिकार्डियल स्पेस है वो फ्लूइड के साथ भर गई है। मुझे ये बताएं, फ्लूइड में से अब ये जो वॉइस, जब आप स्टेथ लगाते थे अपने हार्ट के साथ तो जो साउंड आपको बड़े क्लियरली सुनाई दे रहे थे, क्या वो साउंड में की जो इंटेंसिटी है उसमें कुछ कमी आएगी? क्या उनकी इंटेंसिटी में कुछ कमी? क्योंकि साइडों पे आपके सारा का सारा क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। तो क्या जो पहले आपको S1 और S2 बड़े लाउड और क्लियर सुनाई दे रहे थे, अब वो कैसे सुनाई दे रहे होंगे? वो कैसे सुनाई दे रहे होंगे? मफल्ड। अब वो कैसे सुनाई दे रहे होंगे? मफल्ड। एम आई क्लियर? मैं सिर्फ अभी S1 और S2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या क्लियर किया कि एक्सपेंशन नहीं हो रही, एक्सपेंशन की वजह से प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही, प्रॉपर फिलिंग की वजह से बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो ब्लड है वो वहां पर नहीं जा पा रहा। ठीक है, अच्छा, और साउंड का जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। साउंड की जो इंटेंसिटी हमें S1 और S2 की सुनाई दे रही थी, हमें वो नहीं सुनाई देगी, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे मफल्ड साउंड। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी आर्टरीज में, एओर्टा में, मेजर वेसल्स में, तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा या हाइपरटेंशन में जाएगा? ब्लड सप्लाई नहीं जा रही उसको। हार्ट की कैसी कंडीशन होगी? हार्ट हार्ट ब्रेडिकार्डिया में जाएगा या टैकीकार्डिया में जाएगा? ठीक है, हार्ट कैसा जाएगा? हार्ट, सबसे पहले हार्ट डिस्कस करते हैं, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया? टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया? सोचो सोचो सोचो, मैं तो बताऊंगा कि किस में जाएगा, आप मुझे बताएं। टैकीकार्डिया में जाएगा। टैकीकार्डिया में जाएगा। टैकीकार्डिया में क्यों हार्ट जाएगा? वजह उसकी क्या है? क्योंकि जब बॉडी की ब्लड सप्लाई नहीं पूरी हो रही होगी तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगी। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट टैकीकार्डिया में जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि क्या टैकीकार्डिया में जाने से हार्ट बेहतरी की तरफ जाएगा या मजीद वर्स होते जाएंगे सिम्टम्स? सिम्टम्स वर्स होते जाएंगे, क्योंकि टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया की वजह से एक्सपेंशन हार्ट फोर्स लगाएगा और एक्सपेंशन फिर नहीं हो पाएगी, फिर प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाएगी, फिर बॉडी नहीं जाएगी और हार्ट फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब जब ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, जब वेसल्स में ब्लड मौजूद नहीं है, हार्ट सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, जब ब्लड सप्लाई आपके ऑर्गन्स को नहीं मिल रही, तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करेंगे, पेशेंट शॉक में जाना शुरू हो जाएगा, हाइपोटेंशन और शॉक में जाना शुरू हो जाएगा पेशेंट, हाइपोटेंशन और शॉक में जाना शुरू हो जाएगा पेशेंट, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। देखो, ये सब कुछ रैपिडली हो रहा है, ये फास्टली हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा हार्ट आपका सराउंड कर गया फ्लूइड के साथ। अब सिर्फ एक वेंट्रिकल की बात नहीं हो रही, ना लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर फिलिंग करवा पा रहा है, ना राइट वेंट्रिकल प्रॉपर फिलिंग कर पा रहा है, ना एओर्ट ना ना जो है इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा की तरफ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में प्रॉपरली जो है ना वो लंग्स में जा पा रहा है, ना ही जो है लंग्स की तरफ से ब्लड जो है वो प्रॉपर लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल हो पा रहा है। तो ये ओवरऑल ये जो है, ये जो कंडीशन है, ये सिर्फ आपके लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगी, ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी। ये पूरी की पूरी बॉडी को, जिसमें लंग्स सारा कुछ शामिल है, हर चीज इफेक्ट करेगी। पल्मोनरी एडीमा होगा, इसमें पीडल एडीमा होने की भी चांसेस है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो नेक वेन्स हैं,
वो कैसी हो जाएंगी, डिस्टेंडेड, क्योंकि ब्लड को जगह नहीं मिल रही आगे जाने की, ब्लड प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा, ब्लड की सर्कुलेशन सारी की सारी रुक गई है, इनगॉल्ड हो जाएंगी, ठीक है, डिस्टेंडेड हो जाएंगी। क्लियर? तो जब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को तरतीब वाइज के हुआ क्या देखें, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, चेस्ट ट्रॉमा की वजह से एक क्या हुआ कि जो फ्लूइड था वो एकमुलेट होना शुरू हो गया आपकी पेरिकार्डियल कैविटी में। जब फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी में शिफ्ट हुआ तो उस फ्लूइड ने हार्ट के जो चैम्बर्स थे उसके ऊपर फोर्स पुट की, जिसकी वजह से जो नॉर्मल एक्सपेंशन हो रही थी हार्ट की वो नहीं हो पाएगी। जब नॉर्मल एक्सपैंड नहीं करेगा, प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, जब प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होगी, और ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। अब ये ब्लड की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स की तरफ से नहीं रुकी, ये आपकी पूरी बॉडी की तरफ से रुकी है। तो इसमें ये नहीं होगा कि पहले लंग्स के सिम्टम्स आएंगे या नहीं, इसमें सारा कुछ नॉर्मली चल रहा है, सारा कुछ सॉरी साथ साथ चल रहा है, सिमिलर पैरेलल वेज में चल रहा है। इसमें जैसे ही ब्लड की सप्लाई कम होगी, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल फॉल करेगा, पेशेंट शॉक में जाना शुरू हो जाएगा, और अगर आपने फिर भी उसे ट्रीट ना किया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। एम आई क्लियर विद क्लिनिकल सिम्टम? तो तीन मेन इसमें सिम्टम्स होते हैं, एक आपकी जो है वो हाइपोटेंशन, शॉक की में पेशेंट जा रहा है, दूसरा मफल्ड साउंड्स में पेशेंट जा रहा है, और तीसरा उसकी जो नेक वेन्स है वो इनगॉज्ड हुई हुई है। मफल्ड साउंड है, एब्सेंट नहीं होता, मफल्ड होता है। टेंशन नीमोथोरक्स, और इसमें एक ही फर्क होता है कि टेंशन नीमोथोरक्स में जो है ना वो साउंड एब्सेंट हो जाता है, हार्ट का साउंड आपको सुनाई नहीं देता। ये आप लोग जब सर्जरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन आपने नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको एक दो चीजें और समझते हैं। ये देखें, ये हमने बात की है कि देखो ये जब फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो इस फ्लूइड ने देखो हर तरफ से पुश किया है। डॉक्टर साहबा जब वेन्स में से ब्लड नहीं जाएगा तो सर्कुलेशन नहीं होगी, तो वो वेन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना, जिसकी वजह से वेन्स डिस्टेंड हो जाएंगी। ठीक है, हर तरफ से आपका जो फ्लूइड है वो पुश कर रहा है आपके पेरिकार्डियल सैक को। पेरिकार्डियल सैक में जो फ्लूइड है वो आपके हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, चारों तरफ से कंप्रेस कर रहा है। अब चारों तरफ से कंप्रेस कर रहा है, यही हम बात कर रहे हैं कि वो कहता है कि ये देखें कि जब फ्लूइड पेरिकार्डियम में प्रेशर पुट करेगा तो उससे क्या होगा, हार्ट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा और वो फिल प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ब्लड जो है वो लेस ब्लड लीव करेगा हार्ट से, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया की वजह से क्या क्या आपको होगा, रैपिड फॉल इन ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, उसके बाद फास्टर ब्रीदिंग, पैनिक अटैक्स और स्वोलन नेक वेन्स, और अगर फिर भी आप इसे ट्रीट नहीं करते तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सडन डेथ। इनमें से कोई एक अगर क्लिनिकल फीचर नहीं समझ आया तो मुझे बताएं। रैपिड हार्ट बीट भी मैंने समझा दी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से फॉल इन ब्लड प्रेशर आया है क्योंकि आपकी प्रॉपरली जो ब्लड है वो आगे नहीं ट्रांसफर हो पा रहा। फास्टर ब्रीडिंग ड्यू टू हाइपोक्सिया, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जब भी हाइपोक्सिया होता है तो फास्टर ब्रीदिंग होती है। पैनिक अटैक उस पेशेंट को हो रहा है, नेक वेन स्वॉलो इसलिए कर रही है, स्वोलन है, नेक वेन स्वोलन है, और ड्यू टू सिवियर हाइपोक्सिया पेशेंट शॉक में जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएगा, और अगर फिर भी आप उसे ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। एम आई क्लियर विद ऑल पॉइंट्स? एम आई क्लियर विद क्लिनिकल पिक्चर ऑफ दिस पेशेंट? एम आई क्लियर विद क्लिनिकल पिक्चर ऑफ दिस पेशेंट? ठीक है जी, तो ये कुछ डायग्राम जो इसमें मैंने ऐड की हुई है। डॉक्टर साहबा देखिए जब कार्डियक आउटपुट कम होगी तो हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाएगा ना, शॉक में जाना शुरू हो जाएगा, और वो जो ब्लड है उसकी पुलिंग कहाँ पे हो रही है, वो वेन्स में मौजूद है, तो वेन्स डिस्टेंड कर जाएंगी। ठीक है, इसमें सिर्फ लंग्स इफेक्ट नहीं हो रहे, इसमें आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी इफेक्ट हो रही है, इसमें आपके लंग्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ना राइट वेंट्रिकल की फिलिंग हो पा रही है ना लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग हो पा रही है। तो इस वजह से एक कंबाइंड जो आपका इफेक्ट आएगा वो हाइपोटेंशन का शॉक का आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही, और अगर सर्कुलेशन के डिस्टरबेंस की वजह से, और अगर आप उसको फिर भी नहीं ठीक करते तो पेशेंट कॉन्शियस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। और ये आपको पता है ये मिनट्स में होता है, ये आवर्स में भी नहीं होता। ये बड़ी जो है ना वो सवेयर क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें हमने पेशेंट को फौरी तौर पे ट्रीट करना होता है, और इसकी एक ही ट्रीटमेंट है,
इसकी कोई और ट्रीटमेंट हम इसको नहीं, ये सारी मैंने चीजें आपको समझाई हैं अभी कि क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। बैक स्ट्राइएट भी कहते हैं, हाइपोटेंशन, वेनस डिस्टेंशन हो गई है, मफल्ड हार्ट साउंड हुए हुए हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। और इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, ठीक है, कि हमें फौरी तौर पे हार्ट को रिलैक्स करता है पेरिकार्डियोसेंटेसिस करके। ये सर्जरी में इसका प्रॉपर प्रोसीजर है जो आप लोग परफॉर्म, वो उसमें आप लोग देखेंगे स्टेप वाइज आपने लिखना होगा, मेडिसिन में इसका जस्ट नाम काफी होता है। तो अभी अभी हमने जो मेन मेन चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, जरा बोलें सारे के सारे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमने इसका डायग्नोसिस टोटल क्लिनिकल है, टोटल हिस्ट्री बेस्ड है, कोई वहां पर आपने ईसीजी नहीं लेने बैठ जाना, कोई वहां पर आपने उसकी कोई इकोकार्डियोग्राफी नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि आपके पास मिनट्स होते हैं पेशेंट को बचाने के लिए। आपके पास हिस्ट्री आई है, आपने फौरी तौर पे आपके सामने नजर आया कि वोंड है पेशेंट को, आपने देखा है कि पेशेंट की जो है ना सारी की सारी उसके जो सिम्टम्स है वो पूरे हो रहे हैं, मफल्ड हार्ट साउंड है, टैकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ पेशेंट ये आया है। ये सारी की सारी क्राइटेरिया आप पूरा करेंगे और आप फौरी तौर पे पेशेंट को ट्रीट करना शुरू कर देंगे। बड़ा क्लियरली पता चल रहा होता है क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ा क्लियर होता है, ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ पेशेंट आपके सामने आया हुआ होता है। तो इसकी आपने टोटली जीफाइड प्रोसेस के करीब से आप इसकी पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, सब जीफाइड सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं। यहां पर ये देखें, आपको डायग्राम भी नजर आ रही होगी कि इस जगह के ऊपर हम जो है वो नीडल को इंसर्ट करके फ्लूइड को सक करने की कोशिश करते हैं ताकि पेरिकार्डियल स्पेस को जो है वो फ्री किया जाए और हार्ट की एक्सपेंशन हो सके। और जैसे ही आप फ्लूइड को जो है ना वो बाहर निकालते हैं, फ्लूइड को रिमूव करना शुरू करते हैं, आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप पेशेंट को जब आप पेशेंट को नॉर्मल कर लें तो फिर आप मजीद जो है वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, उसकी कॉज ढूंढ, उसकी रियल जो है ना वो लोकेशन ढूंढें कि किस जगह से आपको हो सकती है, ठीक है। बाज दफा हमें ये प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी करना पड़ता है, और लेकिन जो आजकल के एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं वो अल्ट्रासाउंड गाइड के बगैर ही कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर। ये आज का आपका छोटा सा टॉपिक था कार्डिक टेम्पोनेट का जो आपने पढ़ना है। इसमें मेन इसके क्लिनिकल फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बैक स्ट्राइएट के बारे में पूछ लेते हैं, हाइपोटेंशन क्यों होती है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपने जो है मफल्ड हार्ट साउंड होते हैं ये पूछ लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ेंगे।